हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 43 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 43वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 43वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 43वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 24 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 17 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 24 और 17 से यहाँ पर 32 जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर 13 से 24 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 13 से 24 बनाने के लिए मेरे भाई इस 13 का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 13 दुआ के 26। और मेरे भाई इस 26 में से क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो 26 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 17 से 32 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो 17 से 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 17 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना हो जाएगा 34। और इस 34 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 34 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 19 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 19 का हम करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 19 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 19 दुआ के 38। और मेरे भाई सभी में से -2 किया गया है तो इस 38 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 38 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। और मेरे भाई इन सभी के अलावा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं। इस प्रकार से हमने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से देखिए आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 128, 128 के बाद में दिया गया है 116, 116 के बाद में दिया गया है 126, 126 के बाद में दिया गया है 118 और 118 के बाद में दिया गया है 124 और 124 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इसी के साथ में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी उसके बाद में छोटी फिर संख्या बड़ी फिर संख्या छोटी इस टाइप से सीरीज दिया जाए तो उस सीरीज को हमें क्या करना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर सोल्व करना है। कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इस सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी है उसके बाद में छोटी है फिर संख्या बड़ी है फिर छोटी है, यानी कि सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 128 है, 128 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे कितना है 126 है। तो 128 से 126 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 128 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 126। फिर देखिए 126 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 124 है। तो 126 से 124 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 126 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 124। अब इसी प्रकार से यदि हम 124 से एक संख्या छोड़कर आगे चलें तो प्रश्न चिन्ह से अगली वाली संख्या ज्ञात होती है, लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उस सीरीज को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर क्या है 116, 116 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 118। तो 116 से 118 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 116 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 116 और 2 मिलकर बन जाएगा 118। अब इसी प्रकार से देखिए 118 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्न चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 128 से 126 बना तो क्या हुआ -2, फिर देखिए 116 से 118 बना तो क्या हुआ +2, फिर देखिए मेरे भाई 126 से 124 बना तो क्या हुआ -2। तो यहां पर देखिए 118 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सीरीज चल रहा है क्या -2 +2 -2, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा
प्लस 2, यानी कि हम क्या करें 118 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 118 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 118 और 2 मिलकर बन जाएगा 120, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 120। अब हमें देखना है कि संख्या 120 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 120 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। और यहाँ पर देखिए यदि आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, और इन चारों विकल्पों में से इन 3 के अलावा जो एक विकल्प होगा वो क्या होगा, असंगत या अलग होगा, और उस असंगत विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे करेंगे तो वो देखिए, एक बार देखिए इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला विकल्प। पहले विकल्प में हमें संख्या दी गई है 4 और 17, तो हमें देखना है कि 4 और 17 इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 और 17 के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर बनाया गया है 17। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 4 से 17 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले किया गया है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 के अंदर प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 17। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप आगे देखिए मेरे भाई दूसरे विकल्प के अंदर है, तो देखिए दूसरे विकल्प के अंदर हमें संख्या दी गई है 11 और 122 है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 11 से 122 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 11 से 122 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले तो किया गया है 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 है, और 121 के अंदर प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 122। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, विकल्प थर्ड को देखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी में संख्या दी गई है 5 और 26 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 से 26 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 से 26 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है, और मेरे भाई ध्यान से देखिए 25 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 25 और 1 मिलकर बन जाएगा 26। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे, यानी कि चौथे विकल्प को चेक करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए चौथे विकल्प में हमें संख्या दी गई है 9 और 85, तो 9 से 85 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर 9 से 85 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 4 कर दें तो 81 और 4 मिलकर बन जाएगा 85। अब मेरे भाई इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प संगत है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए या पहले विकल्प के अंदर पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाने के लिए क्या किया गया है, पहली संख्या का स्क्वायर करके जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 1 करके अगली संख्या लिखी गई है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर किया गया है, सेम इसी प्रकार से तीसरे ऑप्शन के अंदर किया गया है। लेकिन मेरे भाई जो ऑप्शन डी दिया गया है इसके अंदर ऐसा नहीं किया गया है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाने के लिए यहां पर क्या किया गया है, पहली संख्या का तो स्क्वायर किया गया है, लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इन सभी के अंदर प्लस 1 किया गया है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर क्या किया गया है, प्लस 4 किया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन
डी। यानी कि मेरे भाई इन चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प या इस प्रश्न के अकॉर्डिंग असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में DRIVE को ESJWF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FIGHT को क्या लिखा जाएगा? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DRIVE को ESJWF कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FIGHT को उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं कि DRIVE इसको क्या लिखा गया है, तो ध्यान से समझिए DRIVE को लिखा गया है E। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या है, E के बाद में है S के बाद में है J के बाद में है W और W के बाद में है F। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि DRIVE को यहाँ पर ESJWF कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद हैं तो ध्यान से देखिए D से जस्ट अगला लेटर आता है E। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए R से जस्ट अगला लेटर आता है S। फिर देखिए R के बाद में I से जस्ट अगला लेटर आता है J। फिर देखिए I के बाद में क्या है V, तो V से जस्ट अगला लेटर आता है W। फिर देखिए मेरे भाई V के बाद में क्या है E और E से जस्ट अगला लेटर आता है F। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो आप सभी के सामने ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी से जस्ट अगले लेटर यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि FIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये वाला शब्द दिया गया है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी से अगले वाले लेटर में ज्ञात करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है F, उसके बाद में क्या है I, फिर देखिए I के बाद में क्या है G के बाद में क्या है H के आगे क्या है T। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है F से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो F से जस्ट अगला लेटर आता है G। तो यहाँ पर हम भरेंगे G। फिर देखिए F के बाद में है I से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो I से जस्ट अगला लेटर आता है J। तो यहाँ पर हम भरेंगे J। फिर देखिए I के बाद में क्या है G से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई G से जस्ट अगला लेटर आता है H। ठीक है, फिर देखिए G के आगे क्या है H, तो H से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो H से जस्ट अगला लेटर आता है I। तो यहाँ पर हम भरेंगे I। फिर देखिए H के बाद में क्या है T, तो T से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई T से जस्ट अगला लेटर आता है U। यानी कि FIGHT इसको लिखा जाएगा GJHIU। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो हाँ सर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को
चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से भोजन का संबंध है पेट के साथ में, उसी प्रकार से पेट्रोल का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि भोजन का संबंध पेट के साथ में कैसे है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि पेट्रोल का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से भोजन कहाँ पर जाता है, पेट के अंदर जाता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि पेट्रोल कहाँ जाता है। तो मेरे भाई, जिस प्रकार से भोजन पेट में जाता है, उसी प्रकार से पेट्रोल जाता है इंजन में। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा इंजन है। अब हमें देखना है कि इंजन शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, इंजन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फ्यूज तार किसका बना होता है। मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि फ्यूज तार किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि फ्यूज तार बना होता है टिन और सीसा की मिश्र धातु का। ठीक है, तो 6ठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ था। मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के अंदर रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन देश के मध्य। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से म्यांमार की मुद्रा क्या है। मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर मुद्राओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप देखते ही क्या कर लिया करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इन चारों में से करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि म्यांमार की मुद्रा है क्यात। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक फंक ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक मैकमुलन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त का वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लियाकत अली खान, और ऑप्शन डी है पंडित मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1912 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1920 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1924 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1932 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी 1924 में, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ष 1924 में महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है जड़त्व का, ऑप्शन सी है शक्ति का और ऑप्शन डी है ऊष्मा का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर है साइंस के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जरूर नोट कर लिया करें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग मेरे भाई 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में
मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सवाल में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट की, ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट की, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शैवाल में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अमेरिका में घास के मैदानों को जाना जाता है पंपास नाम से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से देखिए इसी प्रश्न को घुमाकर एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरे भाई याद रखना, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।